रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, आदाब। मैं सलीमा रजा अपने साथी अरशद इकबाल के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हम दोनों आपके साप्ताहिक प्रोग्राम आए वे यह है रोशनी का कारवां में। अरशद, मेरी एक बात सुनो। ये हम लोग तो हर हफ्ते आते हैं ना, हर सप्ताह आते हैं, अपने दोस्तों को बहुत सारी बातें बताते हैं, करते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है ये कुछ वन वे स्ट्रीट सा मामला है। जानते हो क्यों? जी, इसलिए कि बातें तो हम करते रहते हैं, लेकिन भाई अपने सुनने वालों की, अपने दोस्तों की, हमें उनकी बातें भी तो सुनना बहुत जरूरी है ना। तो इसको देखते हुए मैं सोचती हूँ कि ये दो तरफा यानी डबल ट्रैफिक जो है इसका चलना बहुत जरूरी है। और कहा जाता है कि इसी सिलसिले में कि ब्लाइंडनेस इज अ डिसेबिलिटी but it becomes a handicap because of the obstacle one faces in day-to-day life. जी हाँ। यानी कि दृष्टिहीनता एक विकलांगता है, पर वो अक्षमता बन जाती है जब व्यक्ति इसके कारण कई रुकावटों का सामना करता है। आपने बात बिल्कुल सही कही। अब देखा जाए तो ऐसी बहुत सी आम चीजें हैं जिन्हें करने से अक्षमता दूर हो सकती है और हमारी लाइफ जो है वो आसान हो सकती है, सरल हो सकती है। जैसे फुटपाथ टूटे हुए ना होना और उनको चलने के लिए पूरा खाली छोड़ा जाना। जी हाँ। डेवलप कंट्रीज की तरह बोलने वाली एटीएम मशीन्स लगाई जानी चाहिए। कंपनियां एक शारीरिक असमर्थता पर ध्यान न देकर व्यक्ति की काबिलियत पर ध्यान दे, वगैरह वगैरह बहुत से इश्यूज हैं। बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों, ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, ऐसी कई और चीजें हैं जो की जा सकती हैं जिनसे दृष्टिहीन लोगों का जीवन काफी हद तक आसान हो सकता है। बिल्कुल। और हम दोनों ये चाहते हैं कि आप भी अपने तजुर्बों से हमें ये बताएं कि ऐसा क्या और किया जा सकता है जिससे कि दृष्टिहीन लोगों का जीवन भी देख पाने में सक्षम लोगों की तरह ही आसान हो जाए। आपके ये सुझाव जीवन के किसी भी पहलू से जुड़े हो सकते हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य, मेडिकल सर्विसेज हो, ट्रांसपोर्ट हो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, स्पोर्ट्स, एनीथिंग। जी, बहुत सारी चीजें। और आपके इन सुझावों को उनसे संबंधित मिनिस्ट्री तक हम पहुंचाएंगे। साथ ही हम कुछ चुनिंदा सुझावों को अपने आगे के एक एपिसोड में अपने श्रोताओं के साथ शेयर भी करेंगे। दोस्तों, ध्यान रहे कि 1 अक्टूबर 2007 को भारत ने शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के अधिकारों के लिए यूएन कन्वेंशन पर अनुमोदन भी किया है। इसलिए आपके सुझाव जो हैं ये काफी बड़ा फर्क ला सकते हैं। जी बिल्कुल। आप अपने सुझावों को 10 दिनों के अंदर अपने पूरे नाम और पते के साथ SMS, ईमेल या लेटर्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आप अपने सुझावों को सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक कॉल करके हमें बता सकते हैं। हमारा ईमेल, फोन नंबर और पता हम आपको इस एपिसोड के बीच में बताएंगे। पिछले सप्ताह श्री जगदीश चंद्र के साथ हमारी बातचीत का दौर काफी दिलचस्प हो चला था। आज भी हम उनसे और बहुत सारी बातें करके बातचीत के इस दिलचस्प सिलसिले को जारी रखना चाहते हैं। जगदीश यूएस की सिराक्यूज यूनिवर्सिटी में डिसेबिलिटी स्टडीज में अपनी 5 साल की PhD पूरी करने के कगार पर हैं और इनके साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए आज फिर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं स्कोर फाउंडेशन के CEO जॉर्ज एब्राहम। जगदीश, आप बताइए कि जब आप अपने पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश शुरू किया तो किन किन कठिनाइयों का आपने सामना किया? MA करते ही 1 सप्ताह के अंदर हिंदू कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में नौकरी लग गई। तो ये मतलब मेरे लिए सौभाग्य से कुछ इसमें ज़्यादा संघर्ष नहीं इन्वॉल्व था। मैं एक थोड़ा सा इसमें एक पुरानी वारदात मेंशन करना चाहता हूँ। जहाँ मैं आज पढ़ा रहा हूँ हिंदू कॉलेज में, वहाँ मेरा एडमिशन हो रहा था जी। लेकिन मुझे लगा ये इतना इलिटिस्ट कॉलेज है, ये भाई अपनी औकात से बहुत ऊपर की, यहाँ इतने हाई क्लास के बच्चे आते हैं, सब अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हुए। और हालांकि तब तक मैंने भी इंग्लिश मीडियम में अपने आप को स्विच ओवर कर लिया था जी। वो 2 साल की मेहनत के परिणाम स्वरूप। तो ये जब हुआ तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर था जी। कि भाई ऐसी जगह जहाँ की मैं एडमिशन लेने के लिए हिम्मत नहीं कर पा रहा था, आज मुझे वहाँ एक एज अ प्रोफेसर वहाँ मेरे को अपॉइंट कर दिया गया है। मेरे एक बहुत सीनियर कोलीग थे, उन्होंने जाके मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया, बताया कि ये स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी टॉपर है, BA में भी, MA में भी, और
वी आर वेरी लकी टू हैव हिम एज योर लेक्चरर। तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस के कारण और वो एक्साइटमेंट के कारण परफॉर्मेंस में भी आपका जो होता है वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इट वाज वेरी यंग, आई वाज जस्ट लाइक 23 साल का ही था और बच्चे मेरे से 3-4 साल छोटे थे। तो आप दृष्टिहीन होने के वजह से आपके स्टूडेंट्स के प्रतिक्रिया क्या था? वो तो अब देखिए करीब 15 साल मेरे को इस करियर में हो गए हैं, 92 से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ये रहा है कि बल्कि बच्चे आसानी से चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट चाहता है कि आप अच्छे टीचर हों, अच्छे इंसान हों, एक उनके लिए अच्छे रोल मॉडल बने जी। और यदि ये काम आप अपना ठीक से निभा रहे हैं जी, तो उनके लिए ये इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि आपकी 2 आंखें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं जी। बल्कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उनके लिए एक प्रेरणा बनती है कि देखिए भाई हमारे सर हैं, उनको दिखता नहीं है, उसके बावजूद इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है, यूनिवर्सिटी में टॉपर रहे हैं और अब पढ़ा भी इतने अच्छे से रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? जगदीश, आज के तारीख में आप पीएचडी कर रहे हैं डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी राइट्स यानी कि विकलांगता और विकलांगता अधिकार पे, और आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो क्या पीएचडी के बाद अपने प्रोफेशनल जीवन में कुछ बदलाव सोच रहे हैं? करियर में तो देखिए मैं बहुत खुश हूँ जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो रिसर्च एरिया है वो विकलांगता पे है। जैसे अधिकारों का आंदोलन तो चल रहा है जी, लेकिन अभी तक कोई पब्लिश्ड बुक नहीं है हिंदुस्तान में जिसमें कि विकलांगों के अधिकारों के आंदोलन को मतलब डॉक्यूमेंट करके और उसकी हिस्ट्री पब्लिश की जाए जी। तो ये तो मेरा मतलब डेफिनेटली एक प्लान होगा कि इस काम को आगे रिसर्च को बढ़ाया जाए, तो वो है। और डिसेबिलिटी स्टडीज को एज एकेडमिक डिसिप्लिन हिंदुस्तान में विकलांगता के रूप में जो अध्ययन हो रहा है, क्योंकि अभी जो अध्ययन हो रहा है वो बहुत आपका परंपरागत जो एक अप्रोच है उससे हो रहा है जी। तो जगदीश, आपने अमेरिका में काफी साल बिताए अपने रिसर्च के दौरान, तो ये बताइए कि अमेरिका में विकलांग लोग अपने आप को कैसे देखते हैं? वहाँ पर्सपेक्टिव जो डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट का पर्सपेक्टिव है जी, जिसके आधार पे जो है डिसेबिलिटी स्टडीज का जो विषय डेवलप हो रहा है, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, उसका मेन आधार ये है कि आप हमें डेफिसिट मॉडल के अंदर मत देखिए। डेफिसिट मॉडल का मतलब हुआ कि आप हमें एक डिफेक्टिव पीस की तरफ मत देखिए, क्योंकि जब आप हमें एक डिफेक्टिव पीस की तरफ देख रहे हैं तो फिर आपका ये चिंता ये होती है कि इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। तो वो उनका ये मानना है कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, आप हमें ऐसे ही एक्सेप्ट कीजिए। हमें देखने की, यदि मेरे को दिखता नहीं है तो मेरे को देखने की कोई इच्छा नहीं है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी, बल्कि मेरे को तो मैं काफ़ी हद तक अपने व्यक्तिगत तौर पे भी इस बात को बोलता हूँ कि बल्कि मेरे लिए ना देखना अपने आप में एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा है जी। जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, मेरे यहाँ गाँव में आज एक ड्रीम ये होता है आर्मी में या तो कुछ नौकरी मिल जाए छोटी मोटी, या पुलिस में मिल जाए कांस्टेबल के इस टाइप में। हालांकि नौकरी काम कोई भी छोटा नहीं होता, वहीं शायद मैं भी आज भी होता यदि मेरे को दिखता होता तो, बल्कि ना देखना अपने आप में एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है। तो जैसे मैं ये मानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी पूरी अभी तक की बिना आंखों के अच्छी बीती है, बल्कि शायद कुछ एक्स्ट्रा ही पाया होगा आंखें ना रहने के नाते। तो वहाँ जनरली यही पर्सपेक्टिव है कि मेरे को भी वो सारे समान अवसर मिलने चाहिए जो और भी हर किसी को मिले हुए हैं। और एक बहुत फेमस स्लोगन है कि वो बोलते हैं, डोंट ट्राई टू फिक्स मी, आई एम नॉट ब्रोकन। कि भाई जो डेफिसिट मॉडल के अंदर जिस ढंग से विकलांगों को देखा जाता था, उसको चैलेंज करने के लिए वहाँ डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट का स्लोगन है, डोंट ट्राई टू फिक्स मी, आई एम नॉट ब्रोकन। तो अब हो गया वो वक्त गाने का, आपका कोई फरमाइश? एक गाना है अंकुश फिल्म का जी, इतनी शक्ति हमें देना दाता, जो कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम सबको एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत होती है जी। समाज में मिलजुल के हम साथ चलते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, तभी समाज आगे बढ़ता है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आपके परिवार और आपके जो रिश्तेदार है उनका
प्रतिक्रिया क्या रहा है? परिवार वालों के लिए तो है ही, बल्कि गांव वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ प्राइड बन जाता है कि भाई हमारे गांव का लड़का है, यहाँ पैदा हुआ और यहाँ से पल बढ़ के और वो अमेरिका तक चला गया, वहाँ से PhD कर रहा है। बल्कि मेरी माँ अब तो गुजर गई, लेकिन गुजरने से पहले मैं उस समय स्कूल में ही था। प्रेरणा के स्रोत हैं उनके जो आखिरी शब्द हैं, वही कहते थे कि बेटा तेरा सब कुछ जिंदगी में हो जाएगा, अच्छी नौकरी भी हो जाएगी, अच्छी शादी भी हो जाएगी, बस खाली तेरे को पढ़ाई करनी है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, तू बल्कि और 10 लोगों को बिठा के खिला देगा, बस ये कि तूने पढ़ाई करनी है और अपनी जिंदगी संवारनी है उससे। एनकरेजमेंट के तौर पे या प्रोत्साहन के तौर पे आज के युवा पीढ़ी से आप क्या कहना चाहेंगे? आपको यदि कुछ करने की इच्छा है तो आप खड़े होकर चल दीजिए। कहीं यदि आप पहुंचना चाहते हैं तो आप खड़े होकर चल दीजिए। इसकी चिंता किए हुए कि भाई ये अड़ंगे आएंगे, ये रोड़े आएंगे बीच में, वो रोड़े अपने आप धीरे धीरे ठीक होते रहते हैं। रैपिड फायर। अगर आपको किसी के साथ शाम बिताना हो तो वो कौन बताइएगा? Somebody who loves me and somebody whom I love. आपका प्रिय खेल कौन सा है? चेस। अगर आपके सामने सचिन तेंदुलकर आके खड़ा हो जाता है तो आप उनसे क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आप आने वाले टाइम में जो कुछ आपको युवाओं ने दिया है हिंदुस्तान में, वापस हिंदुस्तान की युवाओं को दीजिए। आपका प्रिय अभिनेता कौन है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का हाइट क्या है? थिंक 6'1". ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आँख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट करें। Highway, ये है रोशनी का कारवां। Any action mentioned in this advertisement should not be imitated by anyone, especially by children. भाई साहब, ये आपको थम्स अप कहाँ से मिली? वो दुकानदारों ने तो कहा कि आखिरी थम्स अप खत्म हो चुकी है। थम्स अप चाहिए? जी। काफी सिंपल है। कैसे? उस बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पे पहुंच जाओ, वहाँ? फिर वहाँ से सामने वाली बिल्डिंग की छत पे छलांग लगाओ। हैं? उस छत से नीचे देखोगे तो थम्स अप का एक ट्रक जाता दिखेगा। हाँ। बस तार पकड़ के पहुंच जाओ और उसी पर से उठा लो। लेकिन मैं भी वहीं से लाया हूँ। मैं तो समझ गए? और सुनो जी, आखिरी थम्स अप जैसा कुछ नहीं होता। Thumbs Up is a registered trademark of the Coca-Cola Company. Contains added flavor, contains no fruit. दोस्तों, आज हम जिस हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्होंने जहां चाह वहां राह की कहावत को वाकई सच कर दिखाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कनाडा के केविन फ्रॉस्ट की, जो न के बराबर देख और सुन पाते हैं, और इन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर स्पीड स्केटिंग की दुनिया में अपना नाम रोशन कर दिया है। केल्विन के जीवन से जुड़े हर पहलू पर रोशनी डालने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हरीश भिमानी, जिनकी आवाज आपने कई रेडियो और टीवी शोज और एडवर्टीजमेंट कमर्शियल्स में सुनी होगी। केविन फ्रॉस्ट कनाडा में जन्मे केविन जब स्कूल में पढ़ रहे थे तब उन्हें पता चला कि वो सुनने में सक्षम नहीं हैं। फिर भी हिम्मत न हारते हुए उन्होंने हियरिंग डिवाइस की सहायता से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। उन्होंने लिप रीडिंग सीखी और एक बड़े स्टोर में काम करना शुरू किया, और जल्द ही वो एक पारिवारिक जीवन में आ गए। वो अपने खाली समय में हॉकी खेला करते थे और लगभग 20,000 माइनर हॉकी गेम्स में रेफरी भी रह चुके थे। पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था, और धीरे धीरे केविन अपनी आंखों की रोशनी भी खोने लगे। तब डॉक्टर की जांच से पता चला कि उन्हें अशर्स सिंड्रोम है, जिसमें व्यक्ति की सुनने और देखने की क्षमता कम होने लगती है। पर अपने परिवार और दोस्तों की सहायता से उन्होंने खुद को संभाला और स्पोर्ट्स में अपने रुझान के चलते स्पीड स्केटिंग में अपनी दिलचस्पी दिखाई। कड़ी मेहनत और लगन के बल पर केविन ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्केटिंग चैंपियनशिप में अपनी जगह बना ली। अप्रैल 2007 में ओलियंस लायंस क्लब ने किचनर वोटरलू में आयोजित रीजनल एंड मास्टर्स शॉर्ट ट्रैक चैंपियंस में केविन की जीत के लिए उन्हें सम्मानित किया, जिसमें वो तीसरे स्थान पर आए थे। इसके अलावा केविन ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भाग लिया है, जिसके लिए उनकी काफी सराहना भी हुई। केविन और कई लोग प्रयास कर रहे हैं कि इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी डेफ ब्लाइंड स्पीड स्केटिंग को एक स्पोर्ट्स की मान्यता दे दे। केविन का सपना 2010 में कनाडा में होने वाले विंटर पैरालंपिक गेम्स में मेडल जीतने वाला पहला डेफ ब्लाइंड स्पीड स्केटर बनने का है। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना,
action mentioned in this advertisement should not be imitated by anyone, especially by children. भाई साहब ये आपको थम्स अप कहाँ से मिली? वो दुकानदारों ने तो कहा कि आखिरी थम्स अप खत्म हो चुकी है। थम्स अप चाहिए जी। काफी सिंपल है। कैसे? उस बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पे पहुंच जाओ, वहाँ फिर वहाँ से सामने वाली बिल्डिंग की छत पे छलांग लगाओ। है? उस छत से नीचे देखोगे तो थम्स अप का एक ट्रक ज्यादा दिखेगा। हाँ। बस तार पकड़ के पहुंच जाओ और उसी पर से उठा लो। लेकिन मैं भी वहीं से लाया हूँ। मैं तो समझ गए? और सुनो जी, आखिरी थम्स अप जैसा कुछ नहीं होता। Thumbs Up is a registered trademark of the Coca-Cola Company. Contains added flavor, contains no fruit. अरशद मियाँ जी। क्या आप जानते हैं कि अकेले भारत में ही लगभग 4,50,000 से ज्यादा ऐसे डेफ ब्लाइंड लोग हैं? जी हाँ, इस बारे में सुना तो है, और ये भी सुना है कि इनमें से कई लोग एक अच्छा और आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर जनाब, ये आत्मनिर्भर जीवन एक अच्छी जानकारी और जबरदस्त प्रोत्साहन मिलने का ही नतीजा है। और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारी आज की मेहमान सुमित्रा मिश्रा। जी हाँ, सुमित्रा सेंस इंटरनेशनल इंडिया नाम की एक स्वैच्छिक संगठन की डिप्टी डायरेक्टर हैं, और सुमित्रा से बातचीत कर रही हैं गुनीत सेठी। सुमित्रा जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एक डेफ ब्लाइंड व्यक्ति किसे कहेंगे? एक डेफ ब्लाइंड व्यक्ति यानी एक बधिरांध व्यक्ति वो है, ऐसा नहीं है जिनको सिर्फ देखने की समस्या हो या सिर्फ सुनने की समस्या हो। ये एक व्यक्ति वो है जिनको दोनों मल्टीपल यानी सुनने और देखने की समस्याएं साथ साथ हो। कई बार ऐसे देखा जाता है कि सुनने देखने की समस्याओं के साथ साथ समझने में, अपने काम करने में, पढ़ने लिखने में भी समस्याएं आती हैं। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिखाई दे और बिल्कुल नहीं सुनाई दे। कई ऐसे डेफ ब्लाइंड व्यक्ति, बल्कि 90% ऐसे बधिरांध व्यक्ति हैं जिनको या तो थोड़ा बहुत सुनाई देता है या फिर थोड़ा बहुत दिखाई देता है। जी, तो डेफ ब्लाइंड बच्चों के पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हिम्मत मत हारिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके जैसे कई और ऐसे माँ बाप हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं से रास्ता दिखता है। और बच्चे जब बढ़ते हैं, जब खिलते हैं और जब अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो खुशी उनको भी उतनी ही होती है जितना आपको हो सकता है। दूसरी बात, जितना पहले वो डायग्नोस हो जाए, पता चल जाए, पहचान हो जाए, उतना बेहतर है, क्योंकि आपको फिर एक रास्ता मिल जाए कि आगे क्या करना है, जिसके लिए सही डॉक्टर्स से लेकर जो संस्थाएं ऐसे बच्चों के साथ काम करते हैं, उन संस्थाओं के साथ जल्द से जल्द जुड़ना बहुत जरूरी है। अब जब आइडेंटिफिकेशन हो गया है, दिस इज नॉट द एंड इन लाइफ। आगे उस बच्चे के साथ हम ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के साथ बच्चे की जिंदगी को हम खिला सकते हैं। तब मेरा यही सुझाव ये होगा कि आप मानकर चलिए कि जो बधिरांध बच्चा है उसका जो दुनिया है वो अपने उंगली या हाथ के सीमा तक सीमित है। वो दुनिया, कोशिश करिए कि हमारे अपने बच्चों का दुनिया का दायरा बढ़ाए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो बच्चे को बिस्तर पे या सोफा पे मत छोड़ कर आइए, अपने गोदी में लेकर बैठिए, ताकि बच्चा भी जाने कि खाना सिर्फ वो नहीं खाता है, आप लोग भी खाना खाते हैं, वहीं पर बैठ के खाते हैं। इस प्रकार बच्चे का वातावरण में जो जो होता है उसको हमें बच्चे के लेवल तक लाकर उसको इंटरप्रेट करना, बच्चे को उसमें एक भागीदार बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। सुमित्रा जी, हमारे सुनने वाले ये जानना चाहेंगे कि एक डेफ ब्लाइंड बच्चा स्कूल में अपनी पढ़ाई लिखाई कैसे कर पाता है? जैसे आम बच्चों को शिक्षा मिलती है, एक डेफ ब्लाइंड व्यक्ति को भी उतना ही हक है वो शिक्षा हासिल करने के लिए। और जो शिक्षा आम बच्चे कॉपी किताब में पढ़ के लिख के समझ जाते हैं, वो हमारे बच्चों के साथ जो रियल ऑब्जेक्ट्स है, जो वस्तुएं हैं, जो एक्टिविटी है, उसको करते हुए बच्चे हमारे सीखते हैं। दूसरी बात, कोई ऐसा व्यक्ति उनके साथ हो जो एक इंटरप्रेटर के तौर पर काम करे, यानी बच्चा जो कह रहा है उसको उसके दुनिया में इंटरप्रेट करे, दुनिया में जो हो रहा है, बाकी लोग जो कह रहे हैं, उस मैसेज को बच्चे तक पहुंचाए। कभी पिक्चर्स दिखाकर, कभी लार्ज प्रिंट में, कंप्यूटर स्क्रीन में करके दिखाए, ज्यादा या कम लाइट में उसको लिख कर दिखाए। इस तरह के जो आम वातावरण में जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, बच्चों की जरूरतों को देखकर उस तरह का मॉडिफिकेशन करे, तो शिक्षा में कोई अंत या कोई लिमिट नहीं होना चाहिए हमारे बच्चों के लिए।
सुमित्रा जी, अगले सवाल से पहले आपकी पसंद का कोई गीत सुन लिया जाए तो कैसा रहेगा? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप मेरे लिए परिणीता मूवी की कोई भी एक गाना आप सुना दीजिए, मेरे लिए वो ही बहुत होगा। दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की हैं, दिल ही में रखना पिया। लब तो ना खोलूं मैं, खोलूं ना लब तो पर, आँखों से सब कह दिया। पियू बोले, पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना। जिया डोले, हाले हाले, क्यों ये डोले जानू ना। पियू बोले, पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना। जिया डोले, हौले हौले, क्यों ये डोले जानू ना। आपकी नजर में वो कौन से ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें कि एक डेफ ब्लाइंड व्यक्ति कामयाब हो सकता है? उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में 2 ऐसे मेरे डेफ ब्लाइंड दोस्त हैं जो एक निजी घड़ी बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं और आज के डेट पर उनको बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड भी मिला है। ठीक उसी प्रकार अगर हम देखें तो तमिलनाडु में एक डेफ ब्लाइंड व्यक्ति ऐसे है जो अपना IAS का एग्जाम क्लियर किए हैं, अपनी नौकरी ज्वाइन करने की तैयारी में है। चेन्नई में एक डेफ ब्लाइंड लड़कों का एक ग्रुप बनाया हुआ है, अपने घर में मशीन लगाया है, खूब सारे पेपर प्लेट, कप और कटोरी बनाते हैं, अपने एरिया में वो सप्लाई करते हैं। और यूपी गुजरात की बात करूं तो सब्जी का रेडी लगाना, PCO बूथ चलाना, हलवाई की दुकान डेफ ब्लाइंड व्यक्ति खुद करते हैं। तो इस तरह कई ऐसे उदाहरण हैं जहां हमारे देश में डेफ ब्लाइंड व्यक्ति अपने विकलांगता से उभर कर आकर अपना काम खुद कर रहे हैं। सुमित्रा जी, डेफ ब्लाइंड लोगों के लिए जो एड्स एंड अप्लायंसेस होते हैं उनके बारे में कुछ बताएं। एक विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति को या जो एक हियरिंग इम्पेयर्ड व्यक्ति को जो एड्स एंड अप्लायंसेस चाहिए, उन्हीं कुछ एड्स एंड अप्लायंसेस में से एक डेफ ब्लाइंड व्यक्ति उनके विजन और हियरिंग का क्या लेवल है उसके ऊपर निर्भर करता है। ये कोई भी एड्स एंड अप्लायंसेस एक बधिरांत व्यक्ति के लिए अपने आप में संपूर्ण नहीं है। उसको एक ह्यूमन इंटरप्रेटर, एक ह्यूमन एड की जरूरत है, क्योंकि मेन बात तो है कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन अपने लोगों के बीच में नहीं हो सकता है तो इन एड्स एंड अप्लायंसेस का वैल्यू बहुत कम, सीमित रूप पे यूज हो सकता है। उसके अलावा कंप्यूटर पे आप छोटा सा ब्रेल डिस्प्ले वाला अगर कीबोर्ड लगा दें, जिसको एक पैकमेट हम कहते हैं, तो एक डेफ ब्लाइंड व्यक्ति बिना किसी के सहायता के इस ब्रेल डिस्प्ले कीबोर्ड के साथ अपना काम खुद कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार छोटा छोटा एड्स, जैसे कि दरवाजे पे कोई आया, घंटी बजाया है और उसका एक हमने तार जोड़ दिया एक वाइब्रेटर के साथ, कुर्सी के नीचे या टेबल के नीचे हमने एक वाइब्रेटर लगा दिया, तो डेफ ब्लाइंड व्यक्ति को तुरंत पता चलेगा जब वाइब्रेशन होगा कि दरवाजे पे कोई आया है। अलार्म क्लॉक के साथ बेड के नीचे वाइब्रेटर लगा दो, अलार्म बजेगा, आपको सुनाई देगा। डेफ ब्लाइंड व्यक्ति को जब बेड खुद हिलेगा तो अपने आप सुनाई देगा। जी, तो अंत में हमें एक और बात बताएं कि भारत के कानून में डेफ ब्लाइंड लोगों के लिए क्या कोई खास प्रोविजंस दी गई हैं? इस डिसेबिलिटी को कानूनी तौर पर कोई रिकॉग्निशन नहीं है हमारे देश में। ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि फिर भी डेफ ब्लाइंड व्यक्तियों के लिए काम हो रहा है और सुविधाएं मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि हमारे देश में जितने भी विकलांगता को लेकर जितने कानून हैं वो ऑल डिसेबिलिटीज को मानते हैं, और ठीक उसी प्रकार डेफ ब्लाइंड व्यक्ति डिसेबल होने के नाते उनको भी वो सारी सुविधाएं मिल सकती है। लेकिन संस्थाएं देश भर में इस समय जो भी लिमिटेशंस है उसके दायरे में काम कर रहे हैं डेफ ब्लाइंड बच्चों के साथ, बड़ों के साथ। अगर आपके घर में पड़ोस में कोई डेफ ब्लाइंड बच्चा है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सेंस इंटरनेशनल इंडिया एक ऐसी संस्था है जो देश भर में डेफ ब्लाइंड व्यक्तियों के लिए काम करते हैं। आप जरूर हमें संपर्क करें और हम कोशिश करेंगे कि पूरी सहायता आपको दें। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, घूम फिर कर हम फिर आ पहुंचे हैं उस मुकाम पर जहां हम आपको एपिसोड 24 में पूछे गए सवाल का जवाब बताएंगे। हमने आपसे पूछा था, अगर कोई व्यक्ति कलर ब्लाइंड है तो इसका मतलब क्या होता है? और आपके ऑप्शन थे
ए, ऐसे व्यक्ति को रंग दिखाए जाने पर वो कुछ भी नहीं देख पाता। बी, ऐसा व्यक्ति कुछ रंग नहीं देख पाता या वो रंग उसे कुछ और रंग दिखाई देते हैं। और सी, ऐसा व्यक्ति सिर्फ रंग ही देख सकता है, बाकी कुछ नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऐसा व्यक्ति कुछ रंग नहीं देख पाता या वो रंग उसे कुछ और रंग दिखाई देते हैं। भाई, विजेता का नाम बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस शो के मैनेजर और हमारे साथी प्रणय गड़ौदिया। प्रणय जी, इतने आओ तुसी। आ गए जी, आ गए। तो दोस्तों, एपिसोड 24 के विनर हैं मिस्टर अमित सिंह कोल्हुआ, जौनपुर, उत्तर प्रदेश से। और दोस्तों, ये भी जान लें कि जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो क्या तो स्टैंड अलोन प्रॉब्लम हो सकती है या फिर दूसरी आई प्रॉब्लम्स जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या ग्लोकोमा या कोन रोड डिस्ट्रोफी, इनके साथ एसोसिएटेड हो सकती है। तो अगर आपने अपनी ये रंगहीनता की प्रॉब्लम किसी आंख के विशेषज्ञ को नहीं दिखाई है तो जल्दी और जरूर जाएं और किसी आंख के विशेषज्ञ से सलाह करें। तो दोस्तों, हमारा आज का यानी एपिसोड 30 का सवाल है, भारत ने शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के अधिकारों के लिए यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन पर अनुमोदन कब किया था? और आपके ऑप्शंस हैं, गौर से सुनिए। ऑप्शन ए 31 जून 2007, बी 15 अगस्त 2007, सी 1 अक्टूबर 2007। और याद रखिए कि जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें, वरना आपकी एंट्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे, यह है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 09968329329 और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से आपसे इजाजत चाहेंगे इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आई वे, ये है रोशनी का